गुड मॉर्निंग। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ना। काफी इजी चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम। बोले थे इंश्योरेंस क्लेम पढ़ेंगे ना। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट। आइए चैप्टर नंबर 12। स्क्रीन खोल लेगा मोबाइल में। हाँ, स्क्रीन दिखेगा। तो ये बंद कर देना। क्या नाम है? साउंड। थिएटर भी रेडी हो जाएगा जल्दी अब। ठीक है, तो वैक्सीन से निकल जाए ना था। निकल गया। 1,000 आ गया टीका। अब कहाँ कहाँ से खबर ला रहा है चेला? हीरा है मेरा। इंश्योरेंस क्लेम ये कंपलसरी क्वेश्चन है अपना। ये अपना कंपलसरी क्वेश्चन है अपना 10 मार्क्स का। 10 नंबर का ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। का मतलब सबसे पहले हम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ता है। आपको सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी किस चीज का लेते हैं? बिजनेस में। बिजनेस में इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते हैं फायर इंश्योरेंस, ताकि आग लगने पर यदि आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका प्लांट मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम मांग सकते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जीवन बीमा नहीं है ये। क्या हम लोग का? ये हम लोग का जनरल इंश्योरेंस है। कोई भी बिजनेसमैन अपना स्टॉक का इंश्योरेंस करवा सकता है। स्टॉक जलने पर, आग लगने के कारण यदि स्टॉक जल जाता है, इन सच केस क्लेम कैसे मांगेगा, इंश्योरेंस क्लेम कैसे मांगेगा, ये बात इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओम एक बिजनेस चलाता है। ओम लड़का है, मेरा हीरा है। ठीक है, वो बिजनेस चलाता है। ठीक है, उसके पास गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक है। एक बार क्या हुआ, उसके गोडाउन में आग लग गया। आग लगने के कारण पूरा उसका स्टॉक जल गया। लेकिन वो क्या करवा के रखा था? वो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखा था। इसका मतलब ओम का जो स्टॉक है उसका ओम इंश्योरेंस लेकर रखा था। स्टॉक जल गया, ओम को फूट गया कि साहब गोडाउन में आग लग गया। हाँ, उसका दरवान घबरा रहा है, लेकिन ओम को कोई फर्क नहीं पड़ा।
जानते क्यों? तो ओम को पता है क्या करके रखा है, वो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखा है, इसका मतलब पैसा तो मिल जाएगा। अच्छा, पैसा कैसे मिलेगा? और जैसे आग जाने के बाद, ठीक है, ओम क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस पहुंचेगा, अब बोलेगा पैसा ला, आग लग गया है, देगा पैसा क्या? नहीं, इसका मतलब ओम को अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ेगा। बात को ध्यान रखना, क्या रेडी करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है आपको अपना कागज पत्र रेडी करना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको क्लेम कितने का मिलना चाहिए, ठीक है? इसकी ये चीज तो ओम को आता नहीं है। ओम आएगा मेरे पास, फिर हम बोलेंगे चेला फीस लगेगा, चेला फीस लगेगा। बोला कितना लीजिएगा सर? हम बोले 2-2 हजार का 5 नोट ले आना, हो जाएगा। 2-2 हजार का 5 नोट ले आना, हो जाएगा। अब ओम का जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये बात हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ये बात हम लोग इस चैप्टर में कि आग लगने के बाद, ठीक है, यदि इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस आपका लिया हुआ है, अब आपके स्टॉक में आग लग जाता है, तो आप क्लेम कैसे मांगिएगा? क्लेम मांगने के लिए जो पेपर वर्क होता है, वो पेपर वर्क में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है सबका? आइए, सबसे पहला बात हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये अपना इंट्रोडक्शन है। after taking insurance policy, after taking insurance policy, if fire occurs at the premises of the policy holder, then how insurance claim is calculated. Is discussed in this chapter। मतलब आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, ये फायर अकर्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद यदि आपका आपके प्रीमिसेस में आग लग जाता है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे मांगिएगा? ये बात हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, we are concerned about two things. We are concerned about two types of claim। मतलब हम लोग 2 तरीके की क्लेम के साथ हम कंसर्न हैं। हम लोग 2 तरीके का क्लेम को लेकर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। नंबर 1,
इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जलने पर इंश्योरेंस क्लेम आप मांग सकते हैं। एंड दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब एक चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर दो चैप्टर है। इसके अंदर एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर कितना चैप्टर है? दो चैप्टर के अंदर एक चैप्टर और है। इसका मतलब अपन लोग पहले आज जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आज अपन लोग का जो डिस्कशन है, हेडिंग कर लेंगे हम लोग कैलकुलेशन फॉर इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब आग जल, अब गोडाउन में आग लगा और स्टॉक जल गया। ठीक है, व्हेन द स्टॉक of a business is lost by fire, याद रखना बात, is lost by fire, आग लगने का नहीं जलना चाहिए। when the stock of a business is lost by fire, then at the time of claiming insurance claim, the following calculations are needed। मतलब किसी का स्टॉक जल जाता है आग लगने के कारण और उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम मांगने से पहले ये सब कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करना होगा। रेडी, आपको ये सब कैलकुलेशन आपको लगेगा। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलेशन, सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन है, इसको हम बोलते हैं जिस ईयर आग लगेगा उसके पिछले ईयर का, जिस ईयर आग लगेगा उसके पिछले साल का जीपी रेट निकालना। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप, सम्स का पहला स्टेप है पिछले साल का जीपी रेट निकालना। ठीक है, आपको बताएंगे स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कैलकुलेशन है उसका नाम है कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट of
ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब जिस ईयर में आग लगा उसके पिछले साल। ईयर लास्ट ईयर मीन्स द ईयर immediately preceding fire। मतलब जिस ईयर में आग लगा उसके पिछले साल का आपको क्या चाहिए, उसके पिछले वाले ईयर का आपको जीपी रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, we have to find GP rate of last year by preparing और ट्रेडिंग अकाउंट। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आपको पिछले साल का जीपी रेट से निकालना पड़ेगा। सपोज करिए मिस्टर बैड लक का है, मिस्टर बैड लक का बना रहे हम लोग। हाँ, मिस्टर बैड लक क्यों बताओ तो तभी तो आग लगेगा, गुड लक रहने से कोई ना आग लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट डैश डैश डैश। छोटा सा टी फॉर्मेट होगा, छोटा सा टी फॉर्मेट आप लोगों को पता है, छोटा सा ड्रॉ करेंगे। डेबिट में अभी आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ाए हम कुछ दिन पहले। डेबिट में हम क्या लेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लेंगे हम लोग, टू परचेज हम ब्रैकेट में एक ही बार लिख दे रहे हैं नेट, ज़्यादा हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। नेट का मतलब होता है सेल परचेज रिटर्न रहे तो लेस कर लेना, परचेज में कोई एडजस्टमेंट रहे तो वो भी एड लेस कर लेना। ओके, टू कमीशन टू परचेज मैनेजर। पीएम का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को कमीशन देने मत जाना, आपको अरेस्ट कर लेगा आदमी लोग, वहाँ पुलिस अरेस्ट कर लेगा। आदमी कैसे अरेस्ट करेगा नरेंद्र मोदी को? अरे चेला, ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट होता है, फीस बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, महीने का 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा तुम्हारा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, टी फॉर्मेट। टी अभी थोड़ी देर पहले फाइल अकाउंट पढ़े ना, आप लेजर का फॉर्म मत बनाइए, नहीं सीखिएगा तो फीस एक्स्ट्रा लगेगा। बोलो क्यों? नहीं सीखा उसका तो फीस दे ही रहा है, दूसरा नाम भी खराब करेगा ना। हाँ सुनो, हाँ उसका तो गुडविल हैम्पर हो रहा है ना। ओपनिंग स्टॉक लेना होगा आपको, परचेज लेना पड़ेगा, कमीशन टू परचेज मैनेजर लेना पड़ेगा आपको, यदि रहता है कभी तक, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। टू वेजेज, टू कैरेज, इनवर्ड, ये सब कॉमन है, इसमें ज़्यादा आइटम नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आइटम्स नहीं रहता है। और क्रेडिट में क्या लेंगे हम लोग, बाई सेल्स भी नेट लेना, रिटर्न लेस करके, गलती से कोई एडजस्टमेंट रहे तो कर देना। बाई गुड्स लॉस बाय फायर, ये क्या बताओ तो? यदि मान लो पिछले साल भी आग लगा था, आप आग से खेलते हैं, आप क्या करते हैं, आग से खेलते हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। ठीक है, पिछले साल भी आग लगा था, ऐसे केस में पिछले साल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर, हाँ, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक।
बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका डिफरेंस निकालेंगे और जीपी बैलेंसिंग फिगर अपना निकल जाएगा। ठीक है, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी रेट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और उसको सेल से डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे 100 से। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये पिछले साल का, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये पिछले साल का जीपी रेट निकाल कर ही दिया रहेगा, पिछले साल का जीपी रेट निकाल कर ही दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर पिछले साल का जीपी रेट रहेगा, क्वेश्चन के अंदर पिछले साल का जीपी रेट रहेगा, दिया हुआ रहेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर पिछले साल का जीपी रेट दिया रहता है वहां पर हम लोग ऊपर वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लोग बोलेगा पागल है पागल है ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे ये कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं जीपी रेट निकालने के लिए, और क्वेश्चन के अंदर जीपी रेट ही दिया हुआ है, फिर कैलकुलेशन आप क्यों करिएगा, तब ये कैलकुलेशन आपको नहीं लगेगा, इस कैलकुलेशन का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रखना बात, कुछ परसेंटेज दिया रहेगा और सेल पे होना चाहिए, वो आपके साथ ऐसा खेला खेल सकता है कि जीपी ऑन कॉस्ट बोल देगा, जीपी क्या बोल देगा, ऑन कॉस्ट, उसको उसका इस्तेमाल मत करना, वो जीपी सेल वाला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जीपी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस्ट से सेल, सेल टू कॉस्ट, ये अभी तक हम सिखाए नहीं है, ये एक दूसरा चैप्टर का कैलकुलेशन है, तब तक हम टेम्पोरली थोड़ा सा बता देंगे, जब उस चैप्टर में जब जाएंगे तो पूरा दाव पेच आपको सिखा देंगे हम। ठीक है, अभी जितना बोलेंगे, अभी जितना दवाई देंगे उसी से दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जीपी ऑन सेल्स चाहिए, पर ऐसा हो सकता है जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जीपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ जीपी रेट is given in the problem, if GP rate is given in the problem, प्रॉब्लम के अंदर जीपी रेट दिया रहे, is given in the problem, प्रॉब्लम के अंदर आपका जीपी रेट क्या है, दिया हुआ है, given in the problem। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर जीपी रेट दिया हुआ है, then the above calculation not is not required, ऊपर वाला कैलकुलेशन का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, एवं कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड, आप एक चीज अपने दिमाग में जरूर घुसा के रखना, केप्ट इन माइंड दैट जीपी रेट must be on sales, जीपी रेट किस पे होना चाहिए, सेल्स पे होना चाहिए। इफ जीपी रेट ऑन कॉस्ट इज गिवन, जीपी रेट किस पे दिया हुआ है, इफ जीपी रेट ऑन कॉस्ट इज गिवन, जीपी रेट आपका कॉस्ट पे दिया रहे, इफ जीपी रेट ऑन कॉस्ट इज गिवन, तब ऐसा रहे कि जीपी रेट किस पे दिया हुआ है, तो कॉस्ट पे दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट इज गिवन, देन कन्वर्ट such GP rate into sales,
जीपी ऑन कॉस्ट दिया रहे तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेना। ऐसे एग्जाम्पल 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 20/100, 20/100 ऑन कॉस्ट। कभी हम आपको बोलेंगे इसको सेल में कन्वर्ट कर दो, आफ्टर चार्जिंग वाला रूल अप्लाई करना। कभी पढ़ाई की हम लोग आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में पढ़े ना। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या करते थे, 20/120 कर देना, ऑन सेल्स निकल जाए। अभी यही याद रखना। अभी सिंपल सा एक बात हम बता दिए आपको कि जीपी ऑन कॉस्ट दिया रहे, उसको सेल्स में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला रूल अप्लाई कर देना। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का रूल हम लोग बचपन क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस रूल को अप्लाई कर देना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 20%, तो सेल में कन्वर्ट करना है। 20% कॉस्ट पे है तो सेल पे क्या होगा, 20/120 होगा, 20/120 और सेल्स हो जाएगा। ये क्यों होता है, इसका अंदरूनी बात मतलब पूरा इंटरनल मीनिंग अभी इस चैप्टर में डिस्कस हम आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का वो दाव पेच नहीं है। जिस चैप्टर का दाव पेच है वहां पर बिना आपके बोले हुए आपको सिखा देंगे, ठीक है। स्टेप 1 सीखे अभी तक हम, इस साल का क्या निकालना, जीपी रेट। आइए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on the date of fire, on the date of fire। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तभी इस्तेमाल करेंगे जब कंपनी के पास कोई डैमेज गुड्स ना हो। कंपनी के गोडाउन में ऐसा भी हो सकता है ना, अच्छा गुड्स भी है, डैमेज गुड्स भी है। डैमेज गुड्स वाला कहानी आज नहीं है, आज अच्छे वाले गुड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन दिस फॉर्मेट या दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड if the company is dealing with this concept use, इस concept का इस्तेमाल होगा if company is dealing with only नॉर्मल गुड्स। किसके साथ डील करता है, सिर्फ नॉर्मल गुड्स, अच्छे वाले गुड्स के साथ डील करता है। और आपके साथ पास भी नॉर्मल के साथ यदि एबनॉर्मल गुड्स या फिर डैमेज गुड्स रहे तो ये कहानी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो माइंड ब्लोइंग सम्स हो जाएगा, वो सब सम भी पेपर में छपता है, तो आज पढ़ाएंगे वो भी छपेगा। और जो माइंड का नाम रखेंगे छप गया, उसको 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, सेम सम सेम फिगर के साथ छपा हुआ रहेगा, ठीक है। ऊपर लिखना मिस्टर बैड लक, का बन रहा ना मिस्टर बैड लक का। यहाँ पे अकाउंट का नाम होगा मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended dash dash dash,
अच्छा, इसमें थोड़ा नीचे का चेंज करेंगे। फॉर द इसको काटेंगे हम, फॉर द ईयर नहीं होगा, फॉर द पीरियड डैश डैश टू डैश डैश। टू डैश डैश का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद बताएंगे हम आपको। सम्स में जब हम लोग इंटर करेंगे तब बताएंगे हम आपको। फॉर्मेट छोटा सा इनको बनाना है, बना लीजिए। अमाउंट रुपीज, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लाएंगे? ओपनिंग स्टॉक बताओ तो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लाएंगे? ऊपर वाला जो ट्रेडिंग है, 6 साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो इसमें क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना, ये सब अंदर का बात है, फैलाएगा मत। हाँ, टू एजेज, टू कैरेज इनवर्ड बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। डेबिट माना, जो जी पीरियड निकाले हैं ना तब इस्तेमाल करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे निकालेंगे? सेल्स लेंगे, उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकाले ना ऊपर में हम लोग जीपी रेट, उस जीपी रेट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सेल्स को जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जीपी कितना है, और इसका डेबिट साइड बड़ा होगा, जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मैं जिस डेट को आग लगाऊं उस डेट को आपके पास ये वाला ही स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, आपके पास ये वाला स्टॉक ही पड़ा हुआ था।
पहुंचे यहां तक सब? पहुंचे यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 3। अब निकालेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या निकालेंगे हम लोग? अब क्लेम मांगेंगे। अब पता चल गया ना कितने का स्टॉक जला। स्टेप 2 में पता चल गया कि कितने का स्टॉक जला। अब मांग सकते हैं पैसा हम लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 का। स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर amount of insurance claim for loss of stock अमाउंट रुपीज का कॉलम बाएं तरफ से लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब जिस डेट को आग लगा उस डेट को आपके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक का वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसको लेंगे, इससे लेस करेंगे हम लोग सैल्वेज स्टॉक का क्या मतलब है? सैल्वेज स्टॉक का मतलब होता है कि आग लगने के बावजूद भी कुछ स्टॉक बच जाएगा आपका। ऐसा नहीं है, आग भी उतना बेरहम नहीं होता है तो एक एक स्टॉक को जला देगा। ठीक है, हाँ, वो भी कुछ स्टॉक आपका छोड़ देगा। जो स्टॉक आपका छूट जाएगा या फिर जिस स्टॉक को जलने के बाद थोड़ा जला हुआ है इसके बाद भी उसको बेचा जा सकता है, बेच के जो पैसा आएगा वो आपका कहलाएगा सैल्वेज्ड स्टॉक। ठीक है, और यदि कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस होता है, आग के साथ लड़ने में कोई खर्च होता है, जैसे फायर ब्रिगेड वाला कुछ पैसा लेता है या और भी कोई खर्च होता है तो ऐड कर देना, ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। जो बचेगा उसका नाम रहेगा लॉस बाय फायर। ये ही फायर से जला है, यही फायर से जला, आग लगने के कारण ये ही जला है, इसका नाम है लॉस बाय फायर। आपके गोडाउन में जो आग लगा है उस आग लगने के कारण आपका ये वाला स्टॉक ही जल गया है। ठीक है, आप बोलेंगे पैसा लाओ, ये वाला स्टॉक जल गया है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा नहीं 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 नहीं, पैसा इतना सस्ता नहीं है। अब आप ये बताइए आप इंश्योरेंस कितने का लेकर रखे हैं? क्या बताइए, आप जो इंश्योरेंस करवाए हैं उस इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है? आप मान लीजिए इंश्योरेंस करवा कर रखे होंगे 1 लाख का और आपका स्टॉक जल जाएगा 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपया देगा आपको? नहीं, इसका मतलब आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा? आपका इंश्योरेंस डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी वैल्यू पर। का मतलब अब हम लोग क्लेम निकालते समय 3 वर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक का नाम है सम इंश्योर्ड, एक का नाम है सम इंश्योरेबल और एक का नाम है एवरेज क्लॉज। 3 वर्ड का हम डिस्कस आपके साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर calculating
insurance claim. We need to explain the meaning of the words. अपने लोगों को 3 वर्ड्स का बिफोर कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन के पहले वी नीड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स. आपको 3 वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना है ना, हम आपको बताएंगे. ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले हम 3 वर्ड्स का मीनिंग आपको समझाने वाले हैं. एक है हम लोग का नंबर ए, उसको ना बोलते हैं सम इंश्योर्ड. सम इंश्योर्ड का मतलब जो आप इंश्योरेंस करवा कर रखे हैं, तो आप इसको ना बोलते हैं सिंपल भाषा में. सिंपल भाषा में लिख दे हिंदी में, क्या सिंपल भाषा में? अच्छा नहीं, बच्चों बोला नहीं नहीं, इंग्लिश समझ में आता है. ठीक है, इसका नाम है पॉलिसी वैल्यू. ठीक है, ये पॉलिसी वैल्यू है. इट मीन्स द अमाउंट to the extent of which policy is taken. तो कितने अमाउंट तक का पॉलिसी लिए हैं. ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी लिए 1 लाख रुपया का और आपका नुकसान जितना भी होगा इंश्योरेंस कंपनी भरेगा. ऐसा बात बिल्कुल नहीं है. ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये बात को ध्यान रखना. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में बिजनेस करने बैठा है, वो कोशिश कर, जैसे आप कोशिश करिए ना ज्यादा पैसा आपको मिल जाए, आप कोशिश करिए ज्यादा पैसा आपको मिल जाए. ठीक, तो इसी तरीके से वो कोशिश करेगा कि कितना कम पैसा देना पड़े. वो क्या कोशिश करेगा, कितना कम पैसा देना पड़े. ठीक है, अभी सम इंश्योरेबल. सम इंश्योरेबल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जिस डेट को आग लगा, उस डेट को आपके पास जो स्टॉक रहेगा उसी को बोलते हैं सम इंश्योरेबल. मतलब इतने रुपए का आपका पॉलिसी होना चाहिए कम से कम. ठीक है, इट इज द अमाउंट for which a policy should had been taken. मतलब इतने रुपए का पॉलिसी आपको लेना चाहिए था. मतलब आप लिए हैं 1 लाख का पॉलिसी, पर स्टॉक है 3 लाख रुपया का. इसका मतलब 1 लाख रुपया बोला जाएगा जो पॉलिसी आप लिए हैं. और सम इंश्योरेबल का मतलब होता है कितने का लेना चाहिए था आपको, जो स्टॉक का वैल्यू उतने का होना चाहिए था. ठीक है, नंबर सी, थर्ड वर्ड का नाम है एवरेज. एवरेज क्लॉज. It is a proportionate calculation for amount of claim. मतलब अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने में जो प्रोपोर्शनेट, मतलब आपका पॉलिसी कम है ना, ठीक है, तो आपका पॉलिसी कम रहेगा तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा, एवरेज किया जाएगा. ठीक है, दिस क्लॉज विल बी यूज्ड this clause will be used
calculation, a proportionate calculation for amount of claim, for amount of claim. देखिए दिस क्लॉज विल बी यूज, इसका कब इस्तेमाल करेंगे? इफ, इसका तब इस्तेमाल करेंगे इफ सम इंश्योरेबल इज लोअर देन सम इंश्योर्ड, मतलब यदि सम इंश्योर्ड जो है, ठीक है, वो आपका छोटा हो जाए, ठीक है, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ क्लेम, द अमाउंट ऑफ क्लेम इज, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? दो बार बताएंगे हम आपको। नंबर ए, व्हेन एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, यदि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाए तो, एवरेज क्लॉज यदि एप्लीकेबल हो जाए तो, मतलब जो एवरेज क्लॉज है, एवरेज क्लॉज यदि आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए, मतलब आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है, यदि आपको एवरेज क्लॉज यदि क्या करना हो, आपको यदि आपको अप्लाई करना हो, करना पड़े, अच्छा ये कब अप्लाई होगा? ऊपर ही बता दिए, when some insurable is lower than some insured, some insurable का मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है आपकी पॉलिसी वैल्यू से कम है, तो एवरेज क्लॉज लगेगा, एवरेज क्लॉज लगेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर, जो लॉस बाय फायर है उसको लेना, तो मल्टीप्लाई करना सम इंश्योर्ड से, डिवाइड करना सम इंश्योरेबल से, केस बी, when average clause is not applicable, एवरेज क्लॉज कब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो कब अप्लाई होता ध्यान रखना ना, कब अप्लाई होता ध्यान रखना, उसका उल्टा केस में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, का मतलब सम इंश्योर्ड जो है, सम इंश्योर्ड यदि बड़ा हो जाए किससे? सम इंश्योरेबल से, मतलब आप ज्यादा का पॉलिसी करवा कर रखे हैं, ऐसे केस में आपको कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो आपका लॉस बाय फायर के इक्वल होगा, जो आपका लॉस बाय फायर है, जो लॉस बाय फायर है उसके इक्वल होगा। चलिए फास्ट गो थ्रू करो। अनुष्का बोली साउंड स्लो आ रहा है, तो लेट में क्यों बोले? हम था माइक खोल कर रख दिए थे, अभी लगाना ही भूल गए। माइक खोल के रख दिए थे, लगाना भूल गए, बताइए, पहले बोलना चाहिए था ना। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिएगा, 5 मिनट का टाइम दिए, 5 मिनट का, एक बार रिकैप करेंगे जल्दी से, सब करवाएंगे। दोनों ही केस में कौन बड़ा रहेगा? पहला केस में सम इंश्योर छोटा था, तो पहले वाले केस में सम इंश्योर छोटा है, तो हाँ तभी तो एवरेज क्लॉज लगेगा,
और इस केस में सम इंश्योर्ड बड़ा है। फर्स्ट केस में, ऊपर वाले केस में एवरेज लॉस तब लगेगा जब सम इंश्योर्ड छोटा रहेगा। ठीक है, जब सम इंश्योरेबल जो है छोटा लिख दिया क्या, देखो थोड़ा इस बार, नहीं तो सम इंश्योरेबल इज लोअर देन सम इंश्योर्ड, नहीं यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ठीक करना तो ना, ये सम इंश्योर्ड यहाँ पे होगा आई एन, क्वेश्चन तो ठीक कर लेना, ठीक है। सम इंश्योर्ड, ये सम इंश्योर्ड होगा पहले, हाँ, और यहाँ पर सम इंश्योरेबल होगा, ठीक करना थोड़ा सा, यहाँ पर इंश्योरेबल है। फर्स्ट वाले एवरेज क्लॉज तब अप्लाई होगा व्हेन सम इंश्योर्ड जो है वो छोटा रहे सम इंश्योरेबल से, तब अप्लाई होगा। और कब अप्लाई नहीं होगा, जब सम इंश्योर्ड बड़ा रहे, जब सम इंश्योर्ड बड़ा रहे। तो ठीक कर लीजिए आप लोग, हम लग रहा ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिए थे, लिख लीजिए, ठीक कर लीजिए ऊपर वाला थोड़ा। देखिए आइए, क्या सीखे हम लोग अभी तक, बताइए तो हम लोग क्या सीखे अभी तक। हम लोग ये सीखे हैं कैसे इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे ना, तो लॉस ऑफ स्टॉक। एक तो वीडियो फ्री हो गया क्या, चला वीडियो, देखो स्क्रीन फ्री। आइए, हाँ क्या हम डिस्कस किए थे बताइए तो। सबसे पहले पिछले साल का जीपी रेट निकालेंगे, ठीक है। पिछले साल का जीपी रेट निकालने के बाद पहला काम है पिछले साल का जीपी रेट निकालना, नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे, दिया रहेगा तो नहीं निकालेंगे। ये निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अमाउंट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का मतलब होता है जिस डेट को आग लगा, जिस डेट को आग लगा उस डेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक
परचेज, हाँ, वेजेज, कैरेज एंड जो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स, उस सेल्स पे जीपी निकाल के डेबिट में बिठाएंगे, तो डिफरेंस होगा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते समय 3 वर्ड पर ध्यान रखेंगे, सम इंश्योर्ड एंड सम इंश्योरेबल, और लास्ट में एवरेज क्लॉज। सम इंश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू, सम इंश्योरेबल का मतलब स्टॉक का वैल्यू। यदि सम इंश्योरेबल मतलब आपको ज्यादा का इंश्योरेंस करवाना हो, यदि सम इंश्योरेबल ज्यादा हो, ठीक है, इन शॉर्ट यदि सम इंश्योर्ड यदि कम हो जाए तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एवरेज क्लॉज जब अप्लाई होगा तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो लॉस बाय फायर इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और एवरेज क्लॉज नहीं अप्लाई होगा तो अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू क्या होगा, लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब जो लॉस ऑफ स्टॉक है वही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हुआ करेगा। ठीक है। आपको एक छोटा सम बताएंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहले तो सुना कोई, सुनो पर जोर से क्वेश्चन। हाँ क्लास में आया, बच्चों को समझ में कैसे आएगा, वो लोग भी आएगा ना धीरे धीरे, तो आराम कर रहा है घर में। The go down of caught fire on 1st December 1990. As a result, stock of goods in the godown of the company were gutted. Goods worth 41,000. However, from the accident, following particulars are supplied to you. Stock on January 19 was 1,000. Rate of fire is 60,000. Carriage rate on purchase 1,600. Sales to the date of fire is 1,80,000. Commission paid to the purchase manager at 2% on purchasing. Get average gross profit on 3% at a policy of 1,60,000 covering paid stock of goods in the godown. The policy subject to average loss. You are to ascertain number one, total loss of stock, and number two, amount of insurance claim to be paid. पढ़ लिए? देखिए, The godown of Purple Limited caught by fire. कंपनी का नाम है पर्पल लिमिटेड। आग लगा 31 दिसंबर 99 को। एज ए रिजल्ट स्टॉक ऑफ द गोडाउन वर गटेड। आग लगने के कारण गोडाउन में स्टॉक था वो नष्ट हो गया। गुड्स वर्थ ₹41,360 वेयर हाउएवर बी सेव्ड। लेकिन 41,360 का गुड्स फिर भी बच गया जैसे तैसे। The following results were supplied to you. आप लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया गया। स्टॉक 1 जनवरी का 60,000 99 का, परचेज, कैरेज, सेल्स, कमीशन टू परचेज मैनेजर नीचे लिखा हुआ है, कमीशन टू परचेज मैनेजर नीचे लिखा हुआ है, एंड जीपी रेट देखो दिया हुआ, देखो जीपी रेट दिया हुआ, जीपी रेट ऑन सेल्स 33.1/3%। आज के बाद कहीं भी दिखे 33.1/3%, उसको सिर्फ लेना 1/3। क्या लेना उसको, सिर्फ लेना 1/3। इसमें परसेंटेज इस्तेमाल मत करना। 33 1/3% इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, सिर्फ 1/3, उसमें आप परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जो सिखा दिए उसको याद रखना। और बोला कंपनी के पास 1,60,000 का पॉलिसी वैल्यू है, कंपनी इंश्योरेंस करवाया 1,60,000 रुपया का, एंड पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, मतलब एवरेज क्लॉज है। इसका मतलब यदि आपका वैल्यू स्टॉक 1,60,000 से ज्यादा होगा तो क्लेम निकालते समय फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, क्लेम निकालते समय उस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। छपा हुआ क्वेश्चन, इसका नाम रखना एमएस मतलब मास्टर सम्स। ठीक है, जिसमें एमएस बोल देंगे वो 2-2 बार प्रैक्टिस करना, और एसएमएस जब बोलते जाएंगे 4-4 बार प्रैक्टिस करना, 3-3 बार करना। ये मास्टर सम्स। आइए solution to question number 1। आइए पार्ट ए।
कैलकुलेशन फॉर, अच्छा स्टेप ये अप्लाई होगा क्या जीपी रेट वाला, वो दिया हुआ ना, अच्छा हाँ जीपी रेट बच्चे लोग बोला दिया हुआ क्यों अप्लाई करिएगा, तो स्टेप 2 शुरू करेंगे। कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date, value of stock on the date of fire, ऊपर लिखेंगे हम लोग पर्पल लिमिटेड, अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/1/99 टू, आप कब लगा देखो तो 31/12/99, ठीक है। लेकिन इसमें ईयर डेट मत लिख देना, इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा फॉर द पीरियड, मतलब किस डेट से किस डेट तक का, 1 जनवरी से लेकर जिस डेट को आग लगा उस डेट तक का, ठीक है। सब बच्चे रेडी, छोटा टी फॉर्म रेडी करो, छोटा सा टी फॉर्मेट चाहिए आपको। अमाउंट रुपीस का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस का कॉलम, सब बच्चे रेडी, आइए सबसे पहले लेंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है देखो, ओपनिंग स्टॉक है 60,000 रुपये का। टू परचेज 2,60,000 का। टू कैरेज कितने का है 1,600 का। बाय 6 1,80,000 का। टू कमीशन टू परचेज मैनेजर 2% है ना, परचेज के ऊपर 2%, परचेज है 2,60,000 का, 2% ना होगा 5,100। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, सेल्स लेंगे, क्या लेंगे हम लोग सेल्स 1,80,000, अब उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जीपी रेट जो दिया हुआ 33 1/3%, उसको क्या लेंगे सिर्फ 1/3, इसका मतलब 60,000 रुपया का हम लोग का जीपी है। रेट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर।
टोटल है 3,86,000, 3,86,000 माइनस 1,80,000, 2,06,800। हुआ सबका? नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर amount of claim, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम, राइट हैंड में अमाउंट रुपीज का कॉलम, बाएं तरफ से लिखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire, सोलह 6,800। इससे लेस करना सैल्वेज स्टॉक 41,360, 1,65,440। नाम रखना लॉस बाय 5। पहुंचे यहां तक सब? एक टोटल क्या 3,87,800 है क्या? हाँ सर। तो 3,86,800 ना, क्लोजिंग स्टॉक मिला लो तो ठीक है ना? हाँ, लिखने में गलती की है। यहाँ तो पहुंचिए आप लोग पहले, आप लोग का हो जाए तो ये बच्चा लिखो, ओके मारो जल्दी। राहुल झा बोला ओके सर, ठीक है। राहुल तुम तो गांव गया था ना, कब आ गया? हाँ, आई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिसी वैल्यू कितना है। अब लिख देखो, अब ये देखो एवरेज क्लॉज कैसे अप्लाई करेंगे देखना। हियर सम इंश्योर्ड कितना, देख सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है? सम इंश्योर्ड कितना देख तो सम इंश्योर्ड का मैंने क्या सिखाए थे? पॉलिसी वैल्यू हिंदी में लिख दे क्या? इंग्लिश समझ में आता है सबको? अच्छा, सब इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। सम इंश्योरेबल का मैंने क्या बताए थे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो, 2,06,800। हाँ, एक तो सम इंश्योर छोटा है ना, क्या बताइए? सम इंश्योर छोटा रहने पर क्या अप्लाई होगा? एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा।
एक फॉर्मूला पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, लिखना उसके बाद। उसके बाद लिखना here sum insured is less than sum insurable, full stop. Hence by applying, क्या अप्लाई होगा, by applying एवरेज क्लॉज, क्या अप्लाई होगा, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। तो नीचे लिखना अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर इनटू सम इंश्योर्ड ऊपर एंड सम इंश्योरेबल नीचे। लॉस बाय फायर का अमाउंट क्या था, 165,440। सम इंश्योर्ड कितने का है, 1,60,000। सम इंश्योरेबल कितने का है, 2,06,800। 2,06,800। सॉल्व करिए, 1,28,000। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी फास्ट। क्लियर सबका। फिर से क्यों रहेगा, बचेगा तो ही तो होगा। हाँ नहीं बचे, मान लीजिए किसी समय नहीं है इंफॉर्मेशन, ऐसे अक्सर समय मिला करेगा, पर किसी समय नहीं है तो कहाँ से लाएंगे आप, नहीं है कोई कैलकुलेशन का रूल नहीं है।
तो जो रूल नहीं सिखाए वो रूल अब नहीं है। मान लीजिए कोई सम में ये नहीं दिया हुआ, कोई किसी सम में ना पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, इसका मतलब एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। अमाउंट ऑफ क्लेम ही लॉस, ये लॉस बाय फायर ही अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। ठीक है, होमवर्क दे दे करके लाइए। एक होमवर्क दे रहे हैं, नोट्स पढ़िएगा, होमवर्क करिएगा। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, एक होमवर्क करिए क्वेश्चन नंबर 2, अगले क्लास में फिर मिलिए तो इसमें और सब बताएंगे हम। ठीक है, कैसे रूल ऑफ 100 फॉलो करेंगे, मतलब कैसे स्टॉक को 100 में लिखेंगे, वो सब ट्रिक सब सिखाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे।